गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं अंतिम खाते चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार व्यापार तथा लाभानी खाता खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है सर्वश्री रामदत्त शिवदत्त के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक तथा लाभानी खाता तथा उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। प्रारंभिक रहतिया दे रखा है और प्रारंभिक रहतिया आप कहाँ दिखाएंगे? आप व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक रहतिया अपनी स्टॉक दिखाएंगे। देनदार संपत्ति होते हैं और संपत्ति को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। विनियोग भी संपत्ति हैं और इन्हें भी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। क्रय परचेज और परचेज को कहाँ दिखाते हैं? हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। प्राप्य बिल संपत्ति हैं और इन्हें आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। क्रय पर भाड़ा कहाँ दिखाएंगे? आप व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। अगर ये विक्रय पर भाड़ा होता तो लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता। रोकड़ रोकड़ बैंक में ये संपत्ति होते हैं और इन्हें आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। वेतन लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, अशोध ऋण लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, कार्यालय व्यय, किराया, विक्रय व्यय सब ये लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। जितने भी अप्रत्यक्ष खर्च होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। भवन संपत्ति है और सभी संपत्ति आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती हैं। विक्रय दे रखा सेल्स और इसको कहाँ दिखाएंगे? आप व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं विक्रय। पूंजी दायित्व है और लेनदार भी दायित्व है, देय बिल भी दायित्व है, बैंक अधिवर्ष भी दायित्व है और इनको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। विनियोग पर ब्याज लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अशोध ऋण संचिति, ये पुरानी अशोध ऋण संचिति है, इसको या तो लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा या फिर पुरानी संचिति को हम अशोध ऋण में से घटा देंगे और नई संचिति जोड़ देंगे। छूट प्राप्त की, ये भी इनकम है और इसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। समायोजनाएं देखते हैं। पूंजी पर ब्याज 5% लगाना है। पूंजी पर ब्याज, जब पूंजी दे रखी 30,000, इसका 5% आप निकालेंगे और लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे और आप जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे उसे पूंजी में जोड़ देंगे। अशोध ऋण के लिए 1,000 अपलिखित करने हैं तो ये अशोध ऋण कहाँ दिखाएंगे? आप लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में अशोध ऋण में इसे जोड़ देंगे। देनदारों पर 5% अशोध ऋण संचिति के लिए बनानी है। देनदार 21,000 के दे रखे हैं और इस पर समायोजन में 1,000 का अशोध ऋण अपलिखित कीजिए तो 1,000 रुपये घटाएंगे, उसके बाद 5% निकालेंगे और इसको हम अशोध ऋण में जोड़ देंगे। देनदारों तथा लेनदारों पर 2% छूट के लिए प्रावधान दे रखा तो लेनदारों की जो छूट होगी उसे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और देनदारों की जो छूट है उसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। अब ये जो छूट निकालेंगे देनदारों पर वो कितने पर निकालेंगे? 21,000 के देनदार दे रखे हैं, इसमें 1,000 अशोध ऋण के लिए अपलिखित किया गया है तो 20,000 बचे। 20,000 में 5% अशोध ऋण संचिति बनाई है तो 20,000 का 5% 1,000 आया। तो अब ये 19,000 पर 2% छूट का प्रावधान किया जाएगा जिसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। और उसके बाद ये समायोजन दे रखी है। 400 रुपये विनियोग पर ब्याज अर्जित है, 400 रुपये ब्याज अर्जित, तो ब्याज ये एक्रूड हो गया। इसको क्या करेंगे? लाभानी खाते क्रेडिट पक्ष में 400 रुपये जोड़ देंगे और क्या करेंगे आप? और इसे जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे इसे संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे
एक्रूड इंटरेस्ट के नाम। वेतन के 1000 रुपये अदद तथा किराए के पूर्वदत्त हैं। अदद क्या करते हैं आप? अदद आप जोड़ते हैं और उसे दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अदद क्या क्या से होता है कि ऐसा व्यय जो हमने भुगतान नहीं किया, जो इस वर्ष हमने भुगतान नहीं किया, बकाया व्यय को अदद व्यय कहते हैं। और अदद व्यय क्या करते हैं आप? अदद व्यय को संबंधित व्यय में जोड़ते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। तो वेतन में 1000 रुपये जोड़ देंगे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, और जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो दायित्व पक्ष में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम दिखाएंगे। किराए के 200 रुपये पूर्वदत्त हैं। पूर्वदत्त मतलब हमने अग्रिम भुगतान कर दिया है, तो किराए में 200 रुपये घटा देंगे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, और इसे संपत्ति पक्ष में प्रीपेड रेंट के नाम दिखाएंगे आर्थिक चिट्ठे के। और अंतिम रहतिया दे रखा है। अंतिम रहतिया आप जानते ही हैं, अंतिम रहतिया 2 जगह दिखाया जाता है अगर समझने में दे रखा है तो। पहले तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे, उसके बाद इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखिए 15,000 रुपये डेबिट साइड में। उसके बाद परचेज क्वेश्चन में देखिए 21,000 रुपये दे रखी है। और उसके बाद टू फ्राइट ऑन परचेज, किराए पर भाड़ा दे रखा है 500 रुपये, उसको लिखिए। और बाई सेल्स लिखिए, आप देखिए कितने बिक रहे दे रखा है 40,000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपये। और क्रेडिट साइड का आप टोटल करिए, ये 60,000 टोटल हो गया। और आप इधर का टोटल करिए, ये 15,000, 21,000 और 500 रुपये जोड़िए, ये आपका 36,500 रुपये बैठते हैं। और इसको घटा दीजिए, 23,500 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ ये आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख दीजिए। इस प्रकार ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। और इसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आपने निकाला है उसको लिखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 23,000। अगर ये ग्रॉस लॉस आता तो इसको डेबिट पक्ष में लिखते हैं। और उसके बाद बाई इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा था ब्याज 800 रुपये का, और इस पर अर्जित ब्याज दे रखा है ये 5वीं समझना में, 5 इसे जोड़ देंगे 400 रुपये, और ये 1200 रुपये ब्याज आप लिख देंगे इसको। बाई डिस्काउंट दे रखी है, आप देखिए तलपट में डिस्काउंट दे रखी, डिस्काउंट प्राप्त हुई है 600 रुपये। और ये बाई रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर देखिए कितने दे रखे हैं लेनदार, और लेनदार पर 2% का प्रावधान करने के लिए कहा था क्वेश्चन में। और आप देखिए लेनदार कितने दे रखे हैं और उनका 2% आप निकालिए। और लेनदार दे रखे हैं, आप देखिए क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं लेनदार, 15,000 दे रखे हैं। 15,000 का 2% 300 रुपये हो गया। इस प्रकार ये लाभ हानि खाते की क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। और कोई आइटम लाभ हानि खाते क्रेडिट साइड का नहीं है। इसमें देखिए अब डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट समझने दे रखी थी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी थी क्वेश्चन में 30,000, और 30,000 का 5% आप निकाल देंगे 1,500 रुपये, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स ये दे रखा था 5%, और 5% आप देनदार पर निकालेंगे 19,000 पर। देनदार क्वेश्चन में देखिए 21,000 दे रखे हैं, इसमें 1,000 रुपये अशुद्ध ऋण के लिए अपलिखित कराए थे तो 20,000 बचे। फिर से 5% अशुद्ध ऋण संचिति का प्रावधान कराया था, और 20,000 का 5% 1,000 आता है। और इसके बाद 19,000 बचे। 19,000 पर हम देनदारों के लिए छूट का प्रावधान करेंगे, तो 19,000 का 5% निकाल देंगे आप, तो 380 रुपये आ जाएगा। सैलरी लिखिए, सैलरी दे रखी है आपकी कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 11,000 रुपये, और इसमें आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये दे रखे हैं, उसको जोड़ दीजिए 12,000 रुपये आपके हो गए। उसके बाद बैड डेप्ट देखिए कितने दे रखे हैं, अशुद्ध ऋण दे रखा है क्वेश्चन में 500 रुपये, और इसमें जो समायोजन में दे रखा अशुद्ध ऋण के लिए 1,000 रुपये आप लिखित कीजिए, दूसरी समायोजन में 1,000 रुपये ये जोड़ देंगे। और प्रोविज़न के लिए क्या रखा है, तीसरी समायोजन में देनदारों पर 5% की दर से अशुद्ध ऋण संचिति बनानी है। देनदार 21,000 के थे और 1,000 ये अशुद्ध ऋण के लिए अपलिखित पहले से ही करा दिए, तो 20,000 बचे। 20,000 का 5% निकाल देंगे, तो ये 20,000 का 5% 1,000 आएगा। और इस प्रकार ये 2,500 रुपये हो गए। और पुरानी संचिति दे रखी है और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये 600 रुपये, इसको घटा देंगे, या इसको हम क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं 600 रुपये। 2,500 रुपये डेबिट साइड में लिख देंगे और 600 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
और इसको घटा भी सकते हैं। आप घटा देंगे तो ये 1900 रुपये आ गया। अगर नहीं घटाते तो उस क्रेडिट साइड में लिखते लाभ हानि खाते के, और 2500 रुपये ये हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय व्यय दे रखे हैं, कार्यालय व्यय 1000 रुपये दे रखे हैं, लिखिए। और किराया दे रखा रेंट 1200 रुपये, इससे पूर्वदत्त किराया दे रखा तो प्रीपेड घटा देंगे, 1000 रुपये एक किराया आपका बचा, इसको लिख देंगे। और विक्रय व्यय दे रखे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 800 रुपये। अब आप टोटल करिए, और ये क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है 25,600, और डेबिट साइड का टोटल का आप करके घटा दीजिए, और इस प्रकार ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका घटाने के बाद 7,020 रुपये, और ये 25,600 दोनों तरफ का टोटल बराबर हो गया। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आप जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष। तो ये लायबिलिटी साइड है और इसकी अमाउंट है, इधर असेट साइड है, इसकी अमाउंट है। सबसे पहले देखिए, आप बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में देखिए, बैंक गति वर्ष 20,000 रुपये दे रखा है, 20,000 रुपये आप लिख दीजिए। उसके बाद लेनदार दे रखे हैं 15,000 के, इस पर 2% का प्रावधान कराया था। आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2% घटा देंगे, 300 रुपये, 14,700 रुपये ये बचे। उसके बाद दे बिल दे रखे हैं, दे बिल्स पे बिल्स 6,000 रुपये के, ये भी दायित्व होते हैं और इनको भी हम दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये दे रखी है। और कैपिटल देखिए, कैपिटल इसमें 30,000 रुपये की है, और इसमें 5% इंटरेस्ट था, 1,500 रुपये वो जोड़ देंगे। और नेट प्रॉफिट जो अभी निकाला आपने 7,020 रुपये, वो भी आप इसमें जोड़ देंगे। और अगर ड्राइंग होता, आहरण होता, तो वो क्या करते हम घटा देते। इस प्रकार ये 38,520 रुपये की कैपिटल हो गई। अब आप असेट साइड में आइए, और इसमें लिखिए सबसे पहले कैश इन हैंड, क्योंकि तरलता के आधार पर ये बैलेंस शीट बनाई जा रही है। पहले चालू संपत्तियाँ, उसके बाद स्थायी संपत्तियाँ। और कैश इन हैंड देखिए कितनी दे रखी थी, रोकड़ हाथ में 1,000 रुपये। उसके बाद डेटर्स लिखिए, देनदार दे रखे थे 21,000 के, और 21,000 में 1,000 रुपये असुदृढ़ के लिए अप्लिकित कराया, उसको घटाइए, 20,000 बचे। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के लिए प्रावधान इन्होंने कराया था 5%, तो 5% 20,000 का 1,000, 19,000 ये बच गए। और उसके बाद डिस्काउंट के लिए प्रावधान कराया था देनदारों पर 2%, 19,000 का 2% 380, और इसको भी घटा देंगे हम। ये घटाने के बाद सब 18,620 रुपये के देनदार बचते हैं। उसके बाद आप प्राप्य बिल दे रखे थे, प्राप्य बिल 9,000 रुपये के दे रखे थे। आप क्वेश्चन में देखिए, प्राप्य बिल दे रखे हैं 9,000 रुपये के, उसको लिखिए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक समझने में दे रखा है 20,000 रुपये। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख दीजिए, प्रीपेड रेंट दे रखा है, प्रीपेड रेंट यहाँ दे रखा है 200 रुपये का, 200 रुपये लिख दीजिए प्रीपेड रेंट। उस इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये, और इसमें 400 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट के जोड़ दिए गए हैं, तो 15,400। इसे अलग से भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 15,000 और एक्रूड इंटरेस्ट 400 रुपये। बिल्डिंग भवन दे रखा था 16,000 रुपये का, और इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, 16,000 आप लिख देंगे। और इस प्रकार ये आपका टोटल 80,220 रुपये आ गया। और दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर आपका दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है तो ये माना जाता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।